जैसा कि दोस्तों 1 जुलाई 2025 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके जूलॉजी का पेपर होने वाला है। और आपको बता दें कि इस पेपर से रिलेटेड एक टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो है टॉपिक डिफरेंसेस का, यानी कि आपके पेपर में अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि इन सभी में से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में डिफरेंस क्या है? तो पहले न्यूरॉन और नेफ्रॉन होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा दूंगा। तो आप सभी ने किडनी पढ़ा होगा और किडनी में आपने देखा होगा कि इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है किडनी से, यानी कि स्क्रीटरी सिस्टम से, उत्सर्जन तंत्र से। जबकि अगर हम बात करें न्यूरॉन की तो न्यूरॉन जो है एक तरह से हमारा न्यूरोमोटर्स ऑर्गन है, यानी कि ये संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। तो अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है उसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन जो है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। वहीं अगर हम बात करें न्यूरॉन की तो न्यूरॉन जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेकंड डिफरेंस है इनका फंक्शन। तो जो नेफ्रॉन है ये एक तरह से ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की तो ये इम्पल्सेस को, यानी कि संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। थर्ड डिफरेंस है लोकेशन। तो नेफ्रॉन पाए कहाँ जाते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में। वहीं अगर हम बात करें न्यूरॉन की तो न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्वस में। अगला जो डिफरेंस है वो है स्ट्रक्चर। तो अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा बाउमेन कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स, हेनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट, ये सभी पाए जाते हैं। जबकि न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये सभी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके नंबर की। तो एक किडनी में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो लगभग होती है 1 मिलियन। वहीं अगर हम बात करें न्यूरॉन की तो ह्यूमन ब्रेन में अगर देखा जाए न्यूरॉन की संख्या होती है लगभग 86 बिलियन। अगला जो डिफरेंस है वो है सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन हमारे शरीर में कौन से तंत्र को नियंत्रित करते हैं, यानी कि किस तंत्र में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था किडनी जो है ये एक तरह से स्क्रीटरी ऑर्गन है, तो नेफ्रॉन हमारा स्क्रीटरी सिस्टम में भाग लेता है, जबकि न्यूरॉन क्या है ये हमारे नर्वस सिस्टम में भाग लेता है। ठीक, अब बात आती है कि इनके फंक्शन क्या है, मतलब ये कौन कौन से फंक्शन हमारे बॉडी में करते हैं। तो जो नेफ्रॉन है ये ब्लड से इम्प्योरिटी को फिल्टर करता है। ठीक, अब ये फ़िल्टर किस तरीके द्वारा करता है? ऑस्मो रेगुलेशन द्वारा। वहीं अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की तो न्यूरॉन्स क्या करता है? संवेदनाओं को लाता है, ले जाता है, ठीक है, या कुछ ऐसे इम्पल्सेज होते हैं जो वो खुद कंट्रोल करता है। तो ये था डिफरेंस न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर जो कि आपके यूनिट 5th में जो डाइजेशन है उससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजिनेसिस में डिफरेंस दिया हुआ है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इसी का उल्टा है कि जब ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ये तो हुआ पहला डिफरेंस। अब बात आती है कि इसके लिए कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में एक हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकेगॉन। तो ये जो प्रोसेस है ये ग्लूकेगॉन द्वारा इनिशिएट किया जाता है, यानी कि प्रारंभ किया जाता है। तो ग्लूकेगॉन ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। और वहीं अगर हम बात करें ग्लाइकोजिनेसिस की तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। ये तो हो गया दूसरा डिफरेंस। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि
ये जो ग्लूकेगॉन और जो इंसुलिन हार्मोन्स है वह कौन सी सेल से सिक्रीट होते हैं और ये दोनों सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीसरा डिफरेंस है इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है तो उसमें तो ग्लूकोज बदलता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज बनने की वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। और ग्लाइकोजिनेसिस की बात करें तो ग्लाइकोजिनेसिस में तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, और ग्लाइकोजन हम सभी जानते हैं कि लीवर में कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रोसेस में ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है वो घट जाती है और नॉर्मल रहती है। तो इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन ही हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। तो अगर इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, और ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। तो ये तो डिफरेंस था ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजिनेसिस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगला जो डिफरेंस है वो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस। तो अगर आपने डीएनए आरएनए पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डीएनए हो या आरएनए, ये तीन चीज़ों से मिलकर बने हैं। एक तो मिला है नाइट्रोजनस बेस यानी कि एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, दूसरा है पेंटोज शुगर, और तीसरा है फास्फेट समूह। तो जब ये तीनों कंपाउंड आपस में मिलते हैं यानी कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों केवल मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो जैसा मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना है, जबकि जो न्यूक्लियोसाइड है ये केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर बना है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है फास्फेट ग्रुप, तो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर फास्फेट ग्रुप की जगह आप लिखेगा पेंटोज शुगर। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए और आरएनए बनते हैं। कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए और आरएनए के यूनिट है, इसीलिए डीएनए और आरएनए को बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं डीएनए और आरएनए को, ठीक। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो एक तरह से जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर अगर इसी में फास्फेट जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोसाइड से ही न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये हो गया आपका दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जनरली ये फास्फोराइलेशन जब होता है न्यूक्लियोसाइड का तब बनते हैं, जबकि जो न्यूक्लियोसाइड है ये एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड का ही कंपोनेंट है, ठीक है। लास्ट डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह कितना जुड़ा है उस हिसाब से कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एटीपी, एएमपी, एडीपी, ठीक है। अब एटीपी क्यों बोलते हैं? एटीपी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 फास्फेट समूह होते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब यदि 2 फास्फेट जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डाईफास्फेट। अगर 1 फास्फेट जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोटाइड के। वहीं अगर हम न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल लें तो एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, साइटिडीन, यूरेडीन, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो कि मस्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर, यानी कि रेखित पेशी और अरेखित पेशी में क्या अंतर है आपको बताना है, और ये क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें स्ट्राइटेड मसल की तो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जबकि जो अनस्ट्राइटेड मसल होती हैं ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। यानी कि हम कह सकते हैं जो स्ट्राइटेड मसल होती है ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, और जो अनस्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। अगला डिफरेंस ये है कि जो स्ट्राइटेड मसल है ये ब्रांच्ड मसल्स फाइबर होती हैं, जबकि जो अनस्ट्रेटेड मसल्स है यानी कि अरेखित पेशियाँ होती हैं ये एक तरह से स्पाइंडल शेप्ड यानी कि तरकू के आकार की होती हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो रेखित पेशियाँ होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, जबकि अरेखित पेशियों में केवल एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो रेखित पेशियाँ होती हैं इसमें आपको डार्क और लाइट
बैंड देखने को मिलेगा, यानी कि काला सफ़ेद आपको अल्टरनेट करके बैंड दिखाई देगा। लेकिन जो अरेखित पेशियाँ होती हैं उनमें इस तरह का कोई भी बैंड देखने को नहीं मिलता। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि जो रेखित पेशियाँ होती हैं ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, तो हड्डियों से जुड़े रहने की वजह से हम जो कार्य करना चाहते हैं हमारी इच्छा अनुसार हम बोन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी होती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और लास्ट डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रेटेड मसल होती हैं ये आपके बॉडी पार्ट जैसे कि हैंड है, लेग है, टंग है, यानी कि जो हम अपने इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं उस जगह पे पाई जाती है। जबकि अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे एलिमेंट्री कैनाल है या फिर कुछ कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ब्लड वेसल्स हैं, इनमें पाई जाती हैं। तो ये तो डिफरेंस हुआ स्ट्रेटेड मसल और अनस्ट्रेटेड मसल्स में। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर जो कि है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो ये तो आप क्लास 9 से पढ़ते हैं तो इसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, क्या अंतर है मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि डिफरेंसेस से जुड़े हुए थे, अंतर से जुड़े हुए थे, और इनमें से आपको ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।